टिकट्स की प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो गई है। 29 जून नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख है, जबकि 30 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जुलाई है। राष्ट्रपति पद के लिए जरूरत होने पर चुनाव 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को होगी। निर्वाचित सांसदों और विधायकों वाले निर्वाचक मंडल के 4,809 सदस्य नए राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। इनमें 776 सांसद और 4,033 विधायक शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और उससे पहले राष्ट्रपति चुनाव कराना संवैधानिक अनिवार्यता है। आगामी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाने के लिए बीजेपी ने विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से बात की। बीजेपी ने राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श करने के लिए अधिकृत किया है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर आम सहमति बनाने के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की तरफ से बुलाई विपक्षी दलों की बैठक में 17 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके, आरजेडी और वाम दलों के नेता बैठक में शामिल हुए। शिवसेना, सीपीआई, सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेडीएस, आरएसपी, आईयूएमएल, राष्ट्रीय लोकदल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी बैठक में शरीक हुए, जबकि आम आदमी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति और बीजू जनता दल इस बैठक से दूर रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा की राजधानी पणजी के पास डोना पाउला में एक नए राजभवन की इमारत की आधारशिला रखी। नई इमारत के निर्माण में वर्षा जल संचयन जैसे उपायों के जरिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी का दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इसके तहत जनता और उद्यमों में 5G सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा। सरकार 20 साल की वैधता वाले कुल 7,02,097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जुलाई महीने के अंत तक नीलामी करेगी। इसके अलावा विभिन्न निम्न, मध्यम और उच्च फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए भी स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी। दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों को गति देते हुए मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित कई विकासशील विकल्पों की भी घोषणा की है, जो कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देंगे। फ्रांस की राजधानी के प्रवास पर गए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत आगामी मार्च 2023 तक पूर्ण रूप से 5G हो जाएगा। 5G का लॉन्च भारत में शुरू होगा इस वर्ष। अभी ऑक्शन की प्रक्रिया चालू हो रही है। जुलाई के एंड तक ऑक्शन की प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टेलीकॉम आज डिजिटल कंजम्पशन का सबसे प्राइमरी सोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें टेलीकॉम में ट्रस्टेड सॉल्यूशन लाने की मस्ट एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए 4G का अपना भारत में बना हुआ, भारत में डिज़ाइन पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक, कोर, रेडियो, इक्विपमेंट, हैंडसेट, सब कुछ, वैसा ही 5G का भी भारत में डिज़ाइन हुआ पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक। तो 4G आज रेडी टू डिप्लॉय इन द फील्ड हो गया है और 5G रेडी इन द लैब। इस साल के अंत तक 5G का टेक्नोलॉजी स्टैक भी हम रेडी टू डिप्लॉय इन द फील्ड, अगले साल मार्च तक, इस साल यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, मार्च 23 तक 5G का भी रेडी टू डिप्लॉय इन द फील्ड हो जाएगा। इस बीच थल सेना, नौसेना और वायुसेना में विशेष अग्निपथ योजना के तहत अल्पकालिक अनुबंध पर भर्ती होने वाले अग्निवीर सैनिकों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये घोषणा की है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राहुल गांधी के जवाब से प्रवर्तन निदेशालय अभी भी संतुष्ट नहीं है। राहुल गांधी से कल तीसरे दिन भी प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में
पूछताछ जारी रही, लेकिन ईडी ने थोड़ी राहत देते हुए उन्हें आज पूछताछ से छूट दी है। लेकिन कल यानी कि शुक्रवार को फिर से पूछताछ के लिए पेश होना पड़ेगा। वहीं ईडी की राहुल गांधी से की जा रही पूछताछ का विरोध कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन के साथ आज सभी राजभवनों का घेराव करने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की ओर से हो रही लगातार पूछताछ के दौरान कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा लगातार किए जा रहे प्रदर्शन की आलोचना करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही ये कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हिंसा की आड़ लेकर कांग्रेस अपना भ्रष्टाचार छुपाने का प्रयास कर रही है। भारत का व्यापारिक निर्यात मई 2022 में 20.55% बढ़कर 38.94 अरब डॉलर पर पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल मई माह के दौरान संचयी निर्यात लगभग 25% बढ़कर 78.72 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया। रत्न और आभूषण निर्यात मई 2022 में बढ़कर 3.22 अरब डॉलर पर रहा, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये 2.96 अरब डॉलर पर था। दवा और सिले सिलाई कपड़ों का निर्यात पिछले महीने 10.28% और 27.85% से बढ़कर 2 अरब डॉलर और 1.41 अरब डॉलर रहा। श्रम बल यानी कि मैन पावर में शामिल लोगों की बेरोजगारी दर जुलाई 2020 से जून 2021 के दौरान घटकर 4.2% रह गई है, जो 2019-20 की इसी अवधि में 4.8% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी आंकड़ों से ये जानकारी प्राप्त हुई है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज सुधार किया है। साथ ही 6 पायदान की छलांग लगाई है। सूचकांक में भारत 43वें से 37वें स्थान पर आ गया है। मुख्य रूप से आर्थिक मोर्चे पर प्रदर्शन में सुधार से प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत की स्थिति सुधरी है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सिंगापुर तीसरे, हांगकांग 5वें, ताइवान 7वें, चीन 17वें और ऑस्ट्रेलिया 19वें स्थान पर है। और आइए अब राज्यों की सुर्खियां। पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से कथित कोयला चोरी की जांच के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के विधायक शौकत मुल्ला से 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। शौकत से कोयला चोरी घोटाले और उनके कार्यकाल में प्रभावशाली लोगों के साथ उनकी बैठक के बारे में सवाल किए गए, जिनमें कुछ वित्तीय सौदों को अंतिम रूप दिया गया था। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। हार्दिक पटेल के पार्टी छोड़ने के बाद अब नरेश पटेल को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। वो राजनीति में एंट्री नहीं करने वाले हैं। वो खुद को किसी भी दल के साथ नहीं जोड़ने वाले हैं। आज इसको लेकर उनकी तरफ से कोई बड़ा बयान भी जारी हो सकता है। भाजपा ओबीसी मोर्चा आज से बेंगलुरु में अपने सदस्यों के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने सेना में जवानों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि इस योजना के जवानों को मध्य प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अग्निपथ योजना जवानों को सेना से जोड़ने की अद्भुत योजना है। इस योजना से न केवल हम भारत माता की सीमाओं की रक्षा करेंगे, बल्कि 45,000 युवाओं को देश की सेवा के साथ नौकरी भी प्राप्त होगी। तेलंगाना सरकार ने इस शैक्षणिक सत्र 2022-23 की शुरुआत से पहले से 10वीं कक्षा तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आईबी और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए तेलुगु को दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया है। इस विषय से एक परिपत्र हाल में ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है, जो कि राज्य सरकार की तेलंगाना अधिनियम 2018 को चरणबद्ध तरीके से 2018-19 से लागू करने के हिस्से के रूप में लाया गया है।
आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव आज हैदराबाद के बाहरी इलाके में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति सांसद जे संतोष कुमार द्वारा शुरू किए गए हरित अभियान ग्रीन इंडिया चैलेंज 5.0 की शुरुआत करेंगे। ग्रीन कवर में सुधार और पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया ग्रीन इंडिया चैलेंज 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन अवांग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और सिंगापुर को उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन में पहला भागीदार देश बनाने का प्रस्ताव दिया। बैठक में सिंगापुर और भारत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बीच संबंधों को और बेहतर करने के विषय में विचार विमर्श किया गया। बीजेपी ने राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली अपनी विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति के सचिव ओम पाठक ने पत्र भेजकर विधायक को ये सूचना दी है। तमिलनाडु में आयकर विभाग ने एमजीएम समूह के 30 स्थानों पर छापा मारा। ईडी ने चेन्नई सहित कई स्थानों पर दस्तावेज खंगाले। मामला आयकर चोरी से जुड़ा हुआ है। पंजाब पुलिस को गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का 7 दिन का रिमांड मिला है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सिलसिले में उसे मानसा कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। पूर्वोत्तर में मानसून की जोरदार बारिश के बीच मेघालय के चेरापूंजी में बुधवार सुबह 8:30 बजे समाप्त हुए 24 घंटे के दौरान 811.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि 1995 के बाद से जून के महीने में हुई सबसे अधिक बारिश है। मौसम विज्ञान कार्यालय ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं बुधवार को महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के अधिक हिस्सों में चली। अगले 5 दिनों में उत्तर पूर्वी और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। डोभाल ने चीनी एनएसए यांग चिजी द्वारा आयोजित एनएसए की वर्चुअल आभासी ब्रिक्स बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव के आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाना चाहिए। डोभाल ने आतंकवाद के मुद्दे से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच चल रहे संबंधों का स्वागत किया। उन्होंने महामारी और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के खिलाफ सहयोग जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बीच अमेरिका के सेंट्रल बैंक यूएस फेड रिजर्व ने ब्याज दरों में 28 साल की सबसे बड़ी बढ़ोतरी की है। महंगाई कंट्रोल के लिए फेड रिजर्व ने ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट या कहिए 0.75% का इजाफा किया है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी नवंबर 1994 में की थी। भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र अवशेष कपिलवस्तु से मंगोलिया में गदन मठ के बस्तागान मंदिर सभा भवन में बड़ी श्रद्धा के साथ प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदियों पहले बौद्ध धर्म भारत के हिमालयी क्षेत्रों से मंगोलिया पहुंचा और अनमोल साझा विरासत का हिस्सा बना। यूरोप की दवाओं पर नजर रखने वाली संस्था EU वॉचडॉग ने बुधवार को कहा कि उसने फाइजर और बायोएनटेक के एंटी कोविड जैप के अनुकूलित संस्करण की समीक्षा शुरू कर दी है ताकि ओमिक्रॉन सहित इस वायरस के अन्य विशिष्ट रूपों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। अमेरिका के येलोस्टोन में बाढ़ के कारण देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान से 10,000 से अधिक आगंतुकों को निकालने का आदेश दिया गया है। बाढ़ के कारण कई पुल और सड़कें बह गई हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। येलोस्टोन नेशनल पार्क के इस साल 150 वर्षगांठ पूरे हुए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि विश्व व्यापार संगठन के सभी समझौतों में विशेष और अलग व्यवहार का प्रावधान विकासशील देशों का अधिकार है और ये बातचीत से परे है। उन्होंने ये भी कहा कि ये व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। पीयूष गोयल ने कहा कि विकासशील और विकसित देशों के बीच विषमता अभी कम नहीं हुई है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि कुछ मामलों में अंतर बढ़ा है। इसको देखते हुए विशेष और अलग व्यवहार की व्यवस्था प्रासंगिक बनी हुई है।
विश्व व्यापार संगठन ने कहा है कि वो अगले सप्ताह एक आपात बैठक आयोजित करेगा जिसमें ये तय किया जाएगा कि मंकी पॉक्स के वैश्विक प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में वर्गीकृत किया जाए या नहीं। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी की ये उच्चतम स्तर की चेतावनी है जो कि वर्तमान में केवल कोविड महामारी और पोलियो पर लागू होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा है कि मंकी पॉक्स का प्रकोप असामान्य और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इस साल अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन को 39 देशों से 1600 से अधिक लोगों को मंकी पॉक्स की पुष्टि होने और लगभग 1500 लोगों में इसके लक्षण पाए जाने की खबर मिली है। मंकी पॉक्स से प्रभावित पहले के देशों में अब तक 72 लोगों की मृत्यु भी हुई है। रूस की सेना ने लंबी दूरी की मिसाइल्स का इस्तेमाल कर यूक्रेन के पश्चिम लवीव क्षेत्र में एक डिपो को तबाह कर दिया जिसमें नाटो की ओर से दिए गए हथियारों का गोला बारूद रखा था। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया जब पूर्वी डोनबास क्षेत्र का सेवेरोदेनेत्स्क शहर लड़ाई का केंद्र बना हुआ है। हाल के हफ्तों में रूस ने अपने हमले का केंद्र डोनबास क्षेत्र को बनाया हुआ है। वहीं नाटो यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने पर लगातार विचार कर रहा है। 2 दिवसीय बैठक में ट्रांस अटलांटिक सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए स्वीडन और फिनलैंड के आवेदन पर भी कहीं ना कहीं चर्चा की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए तोपखाने, गोला बारूद, जहाज रोधी मिसाइलों को देने की घोषणा की है। बाइडेन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ फोन पर बात की और यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन की पुष्टि की। इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में गलत पक्ष के साथ खड़े होने पर अमेरिका ने चीन को चेतावनी भी दी।